इसमें यानी इस स्प्रेडशीट के मुताबिक इसमें हमारे कई क्वेश्चंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन असेस इज देयर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन जेंडर एंड वेट. इज देयर a relationship exists between height and weight? Is there a relationship exist between blood groups and gender? Blood groups and height, blood groups and weight. यानी आप देखिए कितने वेरिएबल्स बन गए आपके पास 6-7 वेरिएबल बन गए. इन वेरिएबल्स के दरमियान में आप बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंगली एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ना. क्या ख्याल समझ आ रही बात? तो ये जो एक हमने एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी से हमारा मकसद ये था कि आपको ये सीखना है कि SPSS पे डाटा आपने अपलोड कैसे करना है, किस तरह उसको डेवलप करना है और फिर हम उसके एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. अब जरा वो स्लाइड बताइए सर, आगे वो जो पीछे बस अब डाटा एनालिसिस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का पता होना जरूरी है. ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें. उनमें से चंद एक टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि सैंपल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, मेजरमेंट टाइप्स क्या होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, स्केल्स क्या होती है. अब हम एक करके थोड़ा सा इन सबको समझते जाते हैं. पॉपुलेशन का मतलब ये है द एंटायर सब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी. जिसे हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, उसकी तमाम, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन अ डायबिटीज इन ह्यूमन बीइंग्स, तो एंटायर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड फेस या पूरे ग्लोब पे जितने लोग हैं वो सारे के सारे पॉपुलेशन है. या फिर वी वांट टू नो हाइट ऑफ सीनास इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ सीनास इंस्टीट्यूट, तो वो सारी पॉपुलेशन है. यानी वो सारे स्टूडेंट्स जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, ऐसे दैट वुड बी अ पॉपुलेशन. बट समटाइम्स ड्यू टू लिमिटेड scales, yes, resources, factors, we cannot approach to entire population. We have to collect certain subjects, that is called as samples. So sample must be taken randomly. यानी samples जो है वो आपने randomly लेने हैं और फिर जाहिर है एज ए रिसर्चर बीइंग ह्यूमन बीइंग्स सैम्पलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमसे गलतियाँ भी कमिट हो जाती हैं. उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी. फॉर एग्जांपल पर्सनल बाइस भी इन्वॉल्व हो जाता है आपका, आपके एरर्स भी जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी क्या कहते हैं अप्रोच है वो सही नहीं होती, रिसर्च डिज़ाइन सही नहीं होता, रिसर्च क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती है. या सर्वे वगैरह जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, सर्वे की जो क्वेश्चनेयर जो प्रॉपरली बने होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप नॉलेज को गेज करना चाह रहे हैं, अगर जो आपने क्वेश्चनेयर डेवलप किया है वो उसके साथ से कोरिलेट नहीं कर रहा, उसमें कुछ छोड़ है, कुछ गलती है उसमें. तो एनीवेज सैम्पलिंग के फिर डिफरेंट तरीक़ेकार है, मेथड्स हैं सैम्पलिंग हमें करनी कैसे है. रैंडम सैंपल क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल क्या होता है, सही है. अब ये देखिए एक नया चैप्टर में मुझे प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी एक पूरा जो है फुल फ्लैश एक चैप्टर है, इसका स्टैट्स का एक पिलर है, इसका बैकबोन स्टैट्स का बैकबोन है प्रोबेबिलिटी. वो डिस्कस करेंगे भी आने वाली थोड़ी देर बाद, फिर वो ये सब शुरू हो जाएगी. इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिए मेजरमेंट स्केल्स SPSS के हवाले से.
कि दो स्केल्स ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है और दो स्केल ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव से रिलेटेड जो है ऑर्डिनल है और नॉमिनल। क्वांटिटेटिव से रिलेटेड जो है वो रेशो और इंटरवल स्केल। और ये सिंबल्स यहाँ पर ये टेबल में दिए गए हैं, राइट साइड में जो टेबल दिया गया है टेबल 1, उसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंबल्स हैं ऑर्डिनल, नॉमिनल और स्केल, जो कि आपने अभी जब ये डेवलप की है शीट तो उसमें आपने बारहा देख चुके हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। थोड़ी देर पहले मैंने सेशन 1 में आपको बताया था कि स्टैट्स को बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो डिस्क्रिप्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव्स एक्चुअली क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव्स जी ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, समरी चार्ट्स होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल्स क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, ठीक है, रिग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और उन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया होता है। अब जो अगला जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। ये लफ्ज़ सुने आपने? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? बड़ा माउथफुल लफ्ज़ है हाइपोथेसिस। क्या है? सही और ट्रांसलेट करता है जो कि हमने पहले से अज्यूम किया होता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान ये रिलेशन होगा। अच्छा, ठीक है। तो रिलेशनशिप को सही। अभी जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक यानी हाइपोथेसिस को ही डिफाइन। हाइपोथेसिस स्टैट्स में हम हाइपोथेसिस कहते हैं एनी स्टेटमेंट व्हिच कैन बी टेस्टेड बेस्ड अपॉन रिसर्च, यानी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप रिसर्च करके टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब ये क्या है? एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो अभी किसी ने कहा होगा ना पहले या देखा होगा उसने फिर बोला कि यार ये रोज मैं उठ के देखता हूँ सूरज उतरी से निकल रहा है या सनसेट्स इन वेस्ट। तो ये है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, यानी ऑब्जर्व करके उन्होंने इस हाइपोथेसिस को डेवलप किया, इस हाइपोथेसिस को डेवलप किया। तो हाइपोथेसिस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और दूसरा अल्टरनेटिव। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे हम टेस्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट, द रिसर्च क्वेश्चन या जो भी स्टेटमेंट, जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम है जिसे आप स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। और इसको हम सिंबलाइज करते हैं H डॉट से। H कैपिटल H लिखते हैं और उसको नॉट के साथ जीरो जो है सब्सक्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं और फिर कॉलन का सिंबल लगाते हैं, पंक्चुएशन जो है कॉलन। और फिर इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरे को कहते हैं सिंबॉलिक। यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और सिंबल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन सब बता सकते हैं, μ1 = μ2 = μ3। अब एक ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप का मीन तीसरे ग्रुप का मीन बराबर है, यह है नल हाइपोथेसिस। किसी एक ग्रुप का मीन दीगर दो ग्रुप के मीन से मुख्तलिफ है, यह अल्टरनेटिव मीन या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव एक्चुअली एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का बरअक्स उसका मुतज़ाद, नल हाइपोथेसिस का मुतज़ाद क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसको सिंबलाइज किया जाता है HA से, और इसको भी लिखा जाता है डिस्क्रिप्टिव या सिंबॉलिक फॉर्म। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि जब हम किसी पॉपुलेशन या सैंपल के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम सैंपल साइज हमारे पास मौजूद है
और जो रिसर्च जो इस पर हमने एनालिसिस किए हैं, क्या वो हमारे पास रिलायबल है, क्रेडिबल है, और वो कितने परसेंट रिलायबल, आउट ऑफ 100% कितने परसेंट that result की interpretation is reliable. Confidence interval is usually taken from 100 out of 100. If we talk about probability, या in case of probability, तो probability की जो range होती है वो 0 से 1 होती है, या फिर 0 से 100% होती है probability की range. Probability सादा अल्फाज में कहते हैं likelihood of an event. किसी भी मज़हर या कोई भी एविडेंस या कोई भी काम उसके होने का इम्कान. फॉर एग्जाम्पल, लाइकलीहुड ऑफ रेनफॉल इन कोयटा इन कमिंग 2 minutes इज, यानी अगले 2 मिनट में कोयटा में बारिश होने का इम्कान कितना है, क्या हो सकता है? 0% हो सकता है. तो ये कैसे पता चला बातें नहीं, यानी उन्होंने कहा कि अगले 2 मिनट में कोयटा में बारिश होने का इम्कान जो है वो तकरीबन 0% है. एविडेंस ये है कि मेट्रोलॉजिकल डाटा ये बता रहा है कि आज क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है और किसी किस्म की जो है वो यानी प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड जो वेरिएबल्स है वो कारफरमा नहीं है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी हैपन रेनफॉल इन कमिंग 2 minutes इन कोयटा, स्पेशली इन जिनारो या जिनारो. तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. स्टैटिस्टिशियंस हैव डिसाइडेड या डिवाइडेड इवेंट्स इन मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज. तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे किसी भी वेरिएबल का इम्कान गेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शुरू में क्वेश्चन या हाइपोथेसिस दिया कि इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड ग्रुप्स एंड जेंडर. आपका जो डेटा हमने जनरेट किया ना, इस डेटा में दो वेरिएबल ऐसे भी हैं, एक जेंडर का वेरिएबल है और एक ब्लड ग्रुप का वेरिएबल. तो हम ये एक हाइपोथेसिस देते हैं या टेस्ट हाइपोथेसिस देते हैं या नल हाइपोथेसिस देते हैं कि इज देयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन जेंडर एंड ब्लड ग्रुप. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक जो रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, यानी हम इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन को इसी तरह डाटा शीट पर लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका रेलेवेंट जो है वो टेस्ट लगाएंगे. अब चूंकि ये दोनों एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जेंडर भी क्वालिटेटिव वेरिएबल है और ब्लड ग्रुप भी एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, तो ऐसी सूरत में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे इस पर? मैंने इंतजाम में बताया था आपको, जब हम क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करेंगे तो नहीं बेटा, हम काय स्क्वायर लगाएंगे. क्या लगाएंगे? काय स्क्वायर. ये लफ्ज किससे सुना है पहले? काय स्क्वायर. हाथ उठाए प्लीज जिससे सुना है. इन्होंने सुना है. काय एक ग्रीक वर्ड है, CHAIC डिफरेंट यानी इसके स्पेलिंग्स है. आमतौर पे इसका सिंबल जो है वो एक्स की तरह होता है और इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है. कैपिटल एक्स तो स्क्वायर होता है. काय स्क्वायर ग्रीक वर्ड काय. और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? जिसने हाथ उठाए थे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काय स्क्वायर? काय स्क्वायर का फॉर्मूला है सम ऑफ O minus E square upon A. अब इसका मतलब ये है कि observed frequencies minus expected frequencies squared by and divided by expected frequencies, and the entire functionality is going to be some क्या बोलते हैं added, यानी sum होगी, sum up होगी. तो मेंडल का नाम सुना आप लोगों ने? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल. किसी ने नाम नहीं सुना? शाबाश, इसने सुना है. मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये 2 लॉज दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, जेनेटिक्स का बाप, फादर. ग्रेगर जॉन मेंडल 1875 उसने अपनी रिपोर्ट म्यून
जर्मनी का एक शहर है म्यून, वहाँ पे उसने स्टैटिस्टिशियंस को बिठाया और कहा यार जेनेटिक्स के हवाले से एक छोटी सी मैंने काविश की है, तो आप लोग सुनिए प्लीज। तो उस जमाने में 1875 में जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट आम था जिसको कहते हैं ब्लेंडिंग। क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग का मतलब ये है द कैरेक्टर्स शिफ्टेड या ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन अ रैंडम मैनर। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि during 19th century or late 19th century it was believed that the characters or features which are shifted या transmitted from parents to offsprings in a blended manner, in a random manner, किसी कानूनी फितरत के तहत वो मुंतकिल नहीं होते, ठीक है? तो मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसको डिनाई किया। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो इनहेरिटेंस है या जो ये कैरेक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक रूल के तहत एक खास कानूनी फितरत के तहत शिफ्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन। और उसने कहा कि दोनों पेरेंट्स का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और वो एक खास प्रोपोर्शन में प्रोजनीज में मुंतकिल होते हैं जब वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलते हैं। और फिर उनकी परसेंटेजेस उसने कैलकुलेट की 9 into 3 3 1 9 into 6 1 डिफरेंट, यानी उसने प्रॉपर उनकी रेंजेस जो जिन्हें हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं वो कैलकुलेट की। और उसने बाकायदा जो मटर जो जिसे पी कहते हैं मटर का जो पौधा है उसको यूज़ किया और 7 उसके ट्रेड्स। बारह ये डिबेट में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि काई स्क्वायर का इस्तेमाल मेंडल ने किया और अपनी रिसर्च को उसने प्रूव किया था बाय काई स्क्वायर, मगर उसके काम को रिजेक्ट कर दिया गया। वो एक चूंकि मॉन्क था, ही वाज अ प्रीस्ट एट दैट टाइम वर्किंग इन चेक रिपब्लिक, तो उसके काम को उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उस जमाने के उन्होंने कहा कि ये कहाँ से आ गया एक नई बात करने, तो उन्होंने उसके काम को रिजेक्ट कर दिया। और 1905 में जाके जब वो बेचारा 1890 में वो फौत हो गया, 1905 में उसका काम दोबारा सुटन एक और साइंटिस्ट उसने जो रिपोर्ट किया। तकरीबन 50 साल यानी जेनेटिक्स लेट हो गई। अगर उसके काम को सिर्फ मान लिया जाता 1875 में 1905 कितना फासला बनता है 35 साल तकरीबन जेनेटिक्स थे। अगर 1875 में ही उसकी रिसर्च को मान लिया जाता तो टुडे जेनेटिक्स 35 इयर्स आगे होते जितनी आज हम लोग किस जगह पर हैं जेनेटिक्स में। आप लोगों को कुछ अंदाजा है कि आज हम लोग जेनेटिक्स में किस कदर आगे जा चुके हैं? हम लोग इस कदर आगे जा चुके हैं कि हमने इंसान के जीनोम को पढ़ लिया है। एंटायर ह्यूमन जीनोम इज स्टडीड। इंसान का मुकम्मल जीनोम जो है वो पढ़ लिया गया। 3.3 मिलियन बेसेस एग्जिस्ट इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अगर हम उनको पढ़ना शुरू करें ना, सिर्फ बोलना शुरू करें और बगैर सांस लिए हुए न्यूक्लियोटाइड को बोलना शुरू करें तो 33 साल लग जाएंगे, तो हम पूरा न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे खाली। तो इंसान का जो जीनोम है इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। 1905 में मुकम्मल हुआ और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल इंसानी जीनोम को पढ़ लिया गया और ये जान लिया गया कि इंसान के न्यूक्लियस में, इंसान के सेल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने फंक्शनल जीन्स हैं, कितने नॉन फंक्शनल जीन्स हैं, कितने एक्सॉन्स हैं, कितने एंट्रॉन्स हैं, कितने ORF हैं, कितनी प्रोटीन्स वो बनेंगी और ये क्या फंक्शन करती हैं और इनको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इंसान की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह दीगर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम स्टडी किए जा चुके हैं जेनेटिक्स में, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कहते हैं, सेंगर सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो अगर हम मेंडल की बात मान लेते तो आज हम इससे भी ज़्यादा है 35 साल और बेहतर अंदाज में जा रहे थे। हो सकता है यहाँ पर शायद मैं ना मौजूद होता, मैं वहीं वीडियोज में होता और वहाँ से आपका लेक्चर दे होता फिजिकल फॉर्म, और आप भी यहाँ शायद ना होता, आप भी साथ को और जॉब भी कर रहे थे। होलोग्राम शायद आपको सुना होगा।
बहरहाल फिलहाल ये बातें फैंटेसी लगती हैं, मगर दे आर गोइंग टू बी हैपन। तो chi-square एक बहुत ही पावरफुल टूल है डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने